नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार और मैं जुड़ रहा हूं आपके साथ में एक और नए सेशन के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग भारत की राज व्यवस्था विषय पर हमने चर्चा कर ली। हमने कुछ लेक्चर्स जो है हिस्ट्री के पढ़ लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो है समान चलते रहें। थोड़ी सी दिक्कतों की वजह से दोनों लेक्चर्स एक ही दिन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आशीष सर की क्लास कभी आ पाती है, फिर एक हफ्ते नहीं आ पाती है। उसमें ये रीज़न नहीं है कि सर क्लास लेना नहीं चाहते हैं, कुछ इशू ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो क्लास लेना भी चाहें तो नहीं ले पाते हैं। 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है आशीष सर का, ये तीसरी बार एक्सीडेंट था। बस शुक्र ये करिए कि वो उनकी किस्मत अच्छी है, ख़राब है पता नहीं, बट हाँ वो सुरक्षित होते हैं, हर बार हमारे बीच में होते हैं। आशीष सर को फिर से चोट लगी, तो इस वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग कामनाएं करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, आपके बीच में आ जाएं, क्योंकि अब उनके जिम्मे 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है। तो वो आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते ही हैं हमेशा, और अच्छे से अच्छा देने की आगे कोशिश भी करते ही रहेंगे। तो आप लोग बस दुआ करिए कि आशीष सर जल्दी से ठीक होकर आ जाएं। हालांकि कोई उतनी खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चोट इतनी है कि पढ़ा नहीं सकते अभी। तो इसलिए आप चिंता ना करें, हमारे साथ हैं आशीष सर, हम लोग साथ में हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समस्या ये आप समझ लीजिए। फिर भी उनकी कमी तो मैं नहीं पूरी कर पाऊंगा, लेकिन आपके साथ में अपने विषय के साथ तो मैं जुड़ ही सकता हूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपकी एक नई और क्लास ले ली जाए, पॉलिटी की ही। तो हम लोगों ने दोस्तों भाग 4A तक पढ़ लिया था, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लिया था। कितने 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं संविधान आपको जो पढ़ाऊंगा वो पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, सारे भाग एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। तो जब हम 4A पार्ट की बात कर चुके, भाग 4 की बात कर चुके, नीति निर्देशक तत्वों की बात की हमने भाग 4 में, तो भाग 5 जो है हमारा संविधान का, वो बात करता है राष्ट्रपति की। किसकी? भाग जो 5 है वो किसकी बात करता है? जो भाग 5 है आपका, ये बात करता है किसकी? राष्ट्रपति की। और आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 52 से 78 तक के बीच में संघ की कार्यपालिका जो है उसका वर्णन किया गया है। किसका? अनुच्छेद 52 से 78 तक आपकी संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक, इतनी सी बात आप पहले ये समझ लीजिए। दूसरी बात क्या? जो ये संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन आता है? तो आपके इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के महान्यायवादी या महालेखा शामिल होते हैं। ठीक है, CAG। तो ये लोग इसमें संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इतनी सी बात आप ये भी समझ लीजिए। कौन कौन शामिल होता है? अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, दूसरी बात उपराष्ट्रपति, और अगर हम तीसरी बात करें प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ठीक, तो ये लोग शामिल होते हैं आपके किसकी? संघ की कार्यपालिका में। इतने लोग, ये बात भी हम लोगों ने जान ली। सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में जो सारे आयाम बनते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो सब भी डिस्कस होने चाहिए। तो पहली चीज, जब हम किसी पद के बारे में, जब किसी संवैधानिक पद की बात करते हैं, तो हम उसकी योग्यता की बात करते हैं कि आखिर उस पद को धारण करने की योग्यता क्या है। तो इस प्रकार से अब अगर हम भाग 5 में राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है, ठीक है, तो हम इसके क्या योग्यता के बारे में भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी संवैधानिक पद की बात करेंगे तो उसको धारण करने की कुछ योग्यता होगी, तभी तो कोई व्यक्ति उस पद पर जा पाएगा। तो राष्ट्रपति की जब हम बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? अगर राष्ट्रपति की योग्यताओं की हम बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? पहली बात तो क्या, जो
सार्वभौमिक सत्य हम कह सकते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर भारत का बन रहा है तो वो क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात क्या कहता है संविधान, कहता है इसकी जो न्यूनतम आयु होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो न्यूनतम आयु होगी, न्यूनतम आयु होगी वो कितनी होगी, 35 वर्ष न्यूनतम आयु। यहां पे एक चीज आप बात ध्यान से देखिए कि कहिए कि सर आपने न्यूनतम आयु बताया, अधिकतम आयु कितनी होगी, कि राष्ट्रपति बनने के लिए हम अधिक से अधिक कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखिए संविधान में सिर्फ न्यूनतम आयु की बात की गई है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे आगे की उससे पीछे की कोई बात नहीं की गई। तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या, कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक। और चौथी जो लास्ट बात होती है वो कि ये क्या, कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या, लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 चीजें हैं, 4 आहारताएं हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या जरूरी होती हैं। ये बात हम लोगों ने जान ली। आगे अगर हम बात करें, जब बात इसकी कर ली, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, इस पे व्यक्ति निर्वाचित होकर आता है, तो आखिर इसके निर्वाचन की कहानी क्या है, कि किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन प्रणाली की बात करें अगर हम, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली की अब हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहली चीज तो यही देख ली कि जो संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है। जब हम भाग 5 में राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 52, ठीक, तो हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपने देखा होगा, आप भारत देश के रहने वाले हैं, जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है क्या, तो बहुमत दल वाले नेता को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जो लोकसभा सांसद चुनकर जाते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, वही उनका प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का गठन होता है और उसके लिए आप क्या, मतदान करने जाते हैं। मतदान की आयु भारत में आपकी 18 वर्ष है, ये बात भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो आप एक चीज देखिए कि आप कभी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप मतदान करने नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन फिर मतदान करता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो लोग मतदान करते हैं जिनके लिए आप मतदान करते हैं। अब सवाल ये है कि आप किसके लिए मतदान करते हैं। तो आप जब भी आप चुनाव होते होंगे, तो आप जब भी या फिर लोकसभा के चुनाव हो तब आप वोट करने जाते हैं, या राज्यसभा के चुनाव हो तब आप वोट करने जाते हैं, या पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हो तब आप वोट करने जाते हैं। ठीक है, या आपके नगर पालिका के चुनाव हो तब आप वोट करने जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है, क्या नगर पालिका, क्या ग्राम पंचायत, क्या जिला पंचायत के लोग भी प्रधानमंत्री के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री के निर्वाचन में सिर्फ कौन, संसद के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य या राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक, पहली बात तो कौन, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, पहली बात तो ये कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये परोक्ष रूप से होता है। परोक्ष रूप से मैंने आपको बताया कैसे, प्रत्यक्ष रूप से तब होता जब आप जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव कर वोट देने जाते। लेकिन आपने किसको चुना, आपने चुना सांसद को, और सांसद किसको चुनता है, वो चुनता है राष्ट्रपति को। ठीक, या उनके मत के द्वारा, सांसद के मत के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है? तो पहली बात, संसद के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे। ठीक, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, ये भाग लेंगे। और कौन लेगा?
देखिए एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी बात यहाँ पे होगी। राज्य विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। किसके? दिल्ली और पुडुचेरी के राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये कब जोड़ा गया आपका? ये जोड़ा गया आपका 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1 जून 1992 को, ठीक, ये 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? आपका 1995 से, 1995 से, ठीक, से प्रभावी हुआ। तो अभी एक जल्दी का केस है, अब आपको बता दूं क्योंकि मैंने बताया था कि मैं करंट से रिलेट होकर पढ़ाऊंगा। तो अभी एक स्टूडेंट ने जो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एक आरटीआई मांगी पीएमओ से, कहा कि जब दिल्ली और पुडुचेरी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग के राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, जैसा कि धारा 370 और 35A को क्या से मुक्त कराकर जो है जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो क्या जो दिल्ली, जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? तो पीएमओ ने इसका जवाब क्या दिया कि नहीं लेंगे। ठीक, उसके लिए उन्होंने कहा कि 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर एक बार नजर डालें। उसको ये जवाब दिया गया। तो 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यही कहा गया था, शायद अफजल करके या ऐसा कुछ करके स्टूडेंट्स का नाम था, उसने ये बात जो है आरटीआई के तहत मांगी थी। तो ये बात उन्होंने उसको रेफरेंस दिया कि आप 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो घोषणाएं की गई थी उनको पढ़ें। तो कुछ इस प्रकार से था, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये करंट से रिलेटेड था, तो मैंने इस वजह से आपको बता दिया। ठीक, तो राष्ट्रपति की बात हम लोग कर रहे हैं अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ ली। पहली बात तो किया कि जो राष्ट्रपति चुनाव की व्यक्ति जो चुना जाएगा उसको कौन कौन सी योग्यताएं धारण करनी होंगी। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है कि संसद के जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत, बहुत ध्यान से देखिएगा, राज्य विधानसभाओं के जितने मनोनीत सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहां पर एक नोट डाल के आप लिख लीजिए कि 2012 में जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में पहले मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, पहले भारत के पहले जो निर्वाचित सदस्य, भारत के पहले एंग्लो इंडियन जो थे, क्योंकि एक्चुअली आपको देखो 545 सीटें होती हैं, इसमें 2 मनोनीत होते हैं सदस्य और कितने 443 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो ये आंग्ल भाषीय भी होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो पहली बार ऐसा 2012 में हुआ कि 2 सदस्य ये जो मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियंस, उसमें से 2012 में एक जो है तृणमूल कांग्रेस के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के जो है सदस्य थे डेरेक ओब्राइन। नाम क्या था उनका? डेरेक ओब्राइन। इन्होंने पहली बार 2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया। पहले एंग्लो इंडियन थे ये। ठीक है, पहले एंग्लो इंडियन। तो अगर आपसे पूछे पहले एंग्लो इंडियन कौन थे जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, तो आपका जवाब क्या होगा? डेरेक ओब्राइन। ठीक, 2012 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के सदस्य थे ये। ठीक है, निर्वाचित सदस्य थे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अब कई बार, क्योंकि आप एंग्लो इंडियन की बात आएगी तो आप सोचेंगे वो तो मनोनीत होते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन तो थे लेकिन क्या निर्वाचित थे।
मनोनीत नहीं थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो हमने जब इतनी सी बात कर ली कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर क्या होगा, ठीक है, अब आती है बात कि राष्ट्रपति का आखिर जब चुनाव हो रहा है तो क्योंकि यहाँ पे तो आम चुनाव होते हैं, ठीक है, कोई नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले, हम लोग अभी तक यही जानते आए हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा मत मिल गया वो चुनाव जीत जाएगा। हमने देखा कि आपने, मान लीजिए कि आपने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, ठीक, आपको अपनी ग्राम पंचायत के सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो आप क्या, ग्राम प्रधान आप बन जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ इस प्रकार से नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग्स होती हैं वो वरीयता के क्रम में होती हैं। ठीक, मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि 10 मेंबर्स हैं, ठीक, 10 मेंबर्स हैं, ठीक, तो इनमें जो सदस्य अपना वोट देंगे वो वरीयता के क्रम में दीजिए। मान लीजिए दूसरे वाले को किसी ने 1 वरीयता दे दी, इसको 2 वरीयता दे दी और इसको 5 वरीयता दे दी 3 नंबर वाले, तो इस प्रकार से चुनाव होता है। जब इनकी वोट फिर आपको सवाल उठेगा कि सर वोट काउंट फिर कैसे होता है। तो देखिए वोट काउंट कुछ इस प्रकार से होता है कि जो एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है इस मतदान के दौरान, जो एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है वही हमारा राष्ट्रपति होता है। ये बात आपको समझनी है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की पद्धति है वो किस प्रकार की है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब गुप्त मतदान प्रणाली क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि आपका वोट है जो गुप्त है, ठीक, आप किसको दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। कई बार ऐसा लफड़ा हो जाता है कि वोट की खरीद फरोख्त इस देश में कुछ इस प्रकार है कि कई बार जो है इधर से उधर की चीज़ें हो जाती हैं। कहीं देखे होंगे, कई बार आप टीवी में सुने होंगे कि यहाँ विधायक इतने बंद हैं, वहाँ विधायक उस होटल में इतने बंद हैं। तो इस देश की विडंबना है। खैर वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय जो है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, जो निर्वाचन की पद्धति है वो कैसी है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। निर्वाचन की पद्धति कैसी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ध्यान से, इसको कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक, इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसका जिक्र कहाँ है, आपका अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 इस बात का जिक्र करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति क्या होगी। ठीक है, अब एकल संक्रमणीय से मतलब आप समझिए, देखिए मैं एक एक चीज समझा देता हूं। एकल संक्रमणीय से मतलब ये है कि वोट जो होंगे वो वरीयता के क्रम में दिए जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। आनुपातिक मैंने आपको बताया अभी, जैसा कि वरीयता के क्रम में किसी को हम एक को 5, 5 को 2, तो इस प्रकार से। गुप्त मतदान आपको बता दिया, गुप्त मतदान भी प्रणाली। ठीक, तो एकल संक्रमणीय का मतलब होता है क्या, वरीयता के क्रम में, वरीयता के क्रम में। ठीक, ये बात भी आप लोगों ने समझ ली। ठीक, और अनुच्छेद 55 एक चीज की व्याख्या और करता है क्या, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा, जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति बनेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा वोट पा जाता है लेकिन उसके वरीयता का जो क्रम है वो सबसे कम रहता है, उसकी वरीयता जो है वो सबसे निचली रहती है, तो वो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। वरीयता के क्रम में जो सबसे ऊपर होगा या जो सब निश्चित कोटा प्राप्त कर लेगा, सिर्फ वो ही क्या राष्ट्रपति बन पाएगा। इस बात का उल्लेख भी आपका अनुच्छेद 55 करता है। ठीक, अब जब ये बात कंप्लीट हो गई तो सवाल ये उठता है कि सर आखिर ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें उम्मीदवार कौन होता है, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं सर, या कोई आम नागरिक चुनाव लड़ सकता है। तो हाँ बिल्कुल लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, या कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है इसके पीछे
कि आप चुनाव कब लड़ सकते हैं। तो शर्त यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। अब आपके दिमाग में सवाल फिर आ गया होगा कि सर आखिर ये अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है, अनुमोदक और प्रस्तावक वही लोग हो सकते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। कौन? यानी कि जो है संसद के सदस्य हो सकते हैं या वो राज्य विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक, तो कौन उम्मीदवार हो सकता है? ठीक, उम्मीदवार होने के लिए कितने? 50 अनुमोदक होने चाहिए आपके पास में, ठीक, और 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और ये जो अनुमोदक और प्रस्तावक हैं ये वही लोग होंगे जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। अब बात यहां पे एक और आती है कि सर चूंकि ये चुनाव है तो यहां पे कुछ जमानत राशि भी जमा होगी। जब जमानत राशि जमा होगी तो इसकी जमानत राशि कितनी जमा होती है राष्ट्रपति चुनाव की? तो राष्ट्रपति चुनाव की आपको मैं बता दूं 15,000 रुपए जो है वो क्या जमानत राशि जमा होती है। 15,000 रुपए आपकी जमानत राशि जमा होती है। अब सवाल यहां पर यह भी उठ सकता है कि मान लीजिए सर, बहुत सारे सवाल कई प्रकार से दिमाग में आते हैं आपके, जिसके एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि जिसके दिमाग में सवाल उठते हैं उसको ही जानने की इच्छा है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह कि जिसके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं उसको जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासु व्यक्ति है। तो जिज्ञासु व्यक्तियों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, सर ये 15,000 रुपया जो है, मान लीजिए कि जो चुनाव हार जाए वो 15,000 रुपया फिर कहाँ जाएगा? तो आप देखिए ये जो 15,000 रुपए है ये जब्त होकर कहाँ? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में चला जाएगा। लेकिन ये जमानत राशि जब्त कब होगी? कब जब्त होगी? जब आप निश्चित वोट का 1/6% वोट जो है नहीं पाएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब जो है ये पैसा आपका क्या आरबीआई जब्त कर लेगी या आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसको कहते हैं जमानत जब्त होना, जमानत जब्त होना, जमानत राशि। ठीक, तो जिसको जिसको जमानत जब्त करवानी हो तो जाओ चुनाव लड़ लो, क्योंकि आपके बस की बात तो है नहीं अभी क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, वी आर स्ट्रगलिंग। ठीक, क्योंकि हम अगर किसी बड़े नेता के वारिस होते तो जरूर ही बनने की एक बार सोच पाते। चूंकि चलिए वो हमारा विषय नहीं, बात करते हैं यहाँ पे कि आप जब निश्चित मत का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आपकी जो 15,000 रुपए जमानत राशि होगी वो जब्त हो जाएगी। ठीक, तो आज की जो बात है कि राशि तो जब्त हो गई, तो आखिर यहाँ पे एक सवाल और उठ के आता है कि सर जो, क्योंकि ये वरीयता के क्रम में दे रहे हैं और चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत हो रहा है और चुनाव में जो है वोट वो वरीयता के क्रम में दिए जा रहे हैं, तो सर ये जो सांसद हैं, ये जो विधायक हैं, इनके वोटों का मत का जो मूल्य होगा वो किस प्रकार निकाला जाता है, ये सवाल यहाँ पर उठता है। क्योंकि भाई जब हम आम वोट तो है नहीं कि हम गए हम दिए वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट वही जीत गया। चूंकि यहां पर कुछ दूसरे प्रकार से चुनाव हो रहा है, तो यहां पर क्या, यहां पर एक फार्मूला लगाया जाता है, थोड़ी सी मैथ जो है संसद और विधानसभा में चलती है। तो वो फार्मूला क्या है कि एक विधायक और एक सांसद का मत का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है वोट की काउंटिंग होती है। तो एक विधायक के मत का जो मूल्य होता है, एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है, विधायक के मत का जो मूल्य होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे
राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000। तो ये एक विधायक के मत का मूल्य होता है, ठीक है, इतना। ठीक, अगर हम बात करें एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा, एक सांसद के मत का मूल्य, तो एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। देखिए यहां पे बहुत ध्यान से, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे क्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणे, ठीक है, ये इतना ही, हाँ ठीक, ये इतना रहेगा। फिर आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, अब ये राज्य की कुल जनसंख्या क्या करंट में जो जनसंख्या होगी सर उसके हिसाब से लिया जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे एक सवाल है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जनसंख्या का आधार 1971 होगा। जो 1971 में जनसंख्या की गई, जनगणना की गई थी, उसी आधार पर जो है एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा और यही जनसंख्या का जो डाटा है ये 2026 के चुनाव तक आपका रहेगा। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने जो बात करनी थी इतनी ही थी। अगले जो वीडियो में आएंगे हम अनुच्छेद 60 के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। तो हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें राष्ट्रपति की शपथ की बात करेंगे और भी आगे जो आयाम, जो डायमेंशंस हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है, चूंकि एनटीपीसी की डेट्स आ गई हैं, एसएससी की भी डेट्स आ गई हैं, तो आप जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 100% ऐसा कोई कंटेंट आपको नहीं देगा। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। और हाँ, एक चीज और आपको बतानी है, आपने 2-3 दिन बहुत बवाल देखा, ताली बजाई, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने हक की मांग करी, मैंने भी आपका साथ दिया था, एक वीडियो डाली थी, आपको पता होगा। लेकिन क्या ये मांग यहीं पर बंद हो जाएगी? क्या ऑनलाइन कोचिंग्स वालों को खाली यही चीज करवानी थी कि डेट्स आ जाएं और हम फिर अपना तमाशा शुरू कर दें, ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दें, कोर्सेज बेचना शुरू कर दें? शुरू हो गया कल से, आप लोग देखिए आपको क्या मिला, आप बताइए। डेट्स आ गई, बात खत्म हो गई। देश में कम से कम 1 करोड़ नौकरियां अभी भी दबी पड़ी हैं, वो कब निकलेंगी? ये सवाल अब आपको उठाना है, आगे बढ़ना है इस सवाल के साथ में, क्योंकि सिर्फ आपको नौकरी मिल जाएगी ये जरूरी नहीं है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आप उन सबको भी नौकरी मिलनी चाहिए। ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन नौकरियों के लिए भी आवाज उठाएं जो सरकार ने अभी तक नौकरियां दबा रखी हैं। सिर्फ एसएससी, रेलवे की बैक डेट जो बची हुई पड़ी थी, उनका एग्जाम नोटिस आ जाने से कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग वालों जिनको कोर्स बेचना है, उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि वो एग्जाम्स की डेट आए, वो अपने कोर्सेज बेचना शुरू करें, आप खरीदना शुरू करें। आप क्या पढ़ तो आप किताब से भी सकते हैं, फिर क्या जरूरत है कोर्स खरीदने की? आप बहुत सारे ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं जहां से आपको फुल कंटेंट मिलता है, हम आपको फुल कंटेंट दे रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है कोर्स खरीदने की? आपको ये चीज समझना है कि आपको करना क्या है, इसीलिए अपनी आवाज को उठाए रखिए। आप सिर्फ ये 1,40,000 वैकेंसीज के लिए नहीं, आपको उन 1 करोड़ वैकेंसीज के लिए लड़ना है जो अभी भी पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रिपरेशन एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।